गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज वितान भाग 2 के दूसरे पाठ जूझ के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। उत्तर, जूझ का अर्थ जूझना अर्थात संघर्ष करना होता है। इस कहानी में कथानायक सबसे पहले पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है। इसमें उसे अपनी माँ तथा दत्ता राव जी का सहयोग मिलता है। पाठशाला पहुंचकर अपने अस्तित्व के लिए अपने सहपाठियों से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में उसे अपने सहपाठी वसंत पाटिल की प्रेरणा और उसका साथ तथा गणित के अध्यापक मंत्री का सहयोग प्राप्त होता है। वह कवि बनने के लिए भी संघर्ष करता है। कविता रचकर कभी लकड़ी से भैंस की पीठ पर तो कभी कंकड़ से पत्थर की सिरा पर लिख देता है और उन्हें कंठस्थ करता है। कविता रचना के संघर्ष में उसे मराठी के अध्यापक श्री सौंदलगेकर का सहयोग मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण उपन्यास अंश में कथानायक जूझता अर्थात संघर्ष करता दिखाई देता है। इसलिए इसका शीर्षक जूझ बिल्कुल उचित है। जूझ शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता जुझारू प्रवृत्ति अर्थात उसके संघर्ष को उजागर करता है। दूसरा प्रश्न, स्वयं कविता रस लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर, लेखक को अपने मराठी भाषा के अध्यापक श्री सौंदलगेकर के कविता पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावित करता था। लेखक खेतों में काम करते हुए और पशु चराते हुए अपने अध्यापक की भांति कविता गायन और उस पर अभिनय करने लगा। इसके बाद लेखक अपने तरीके से कविताएं गाने और अभिनय करने लगा, जिस पर उसे अपने अध्यापक की प्रशंसा मिली और उसका उत्साह बढ़ने लगा। अध्यापक द्वारा मालती की बेल पर लिखी गई कविता से लेखक को यह प्रेरणा मिली कि कविता के विषय हमारे वातावरण में ही हैं। तब वह फूल, पत्तियों आदि प्रकृति की चीज़ों पर तुकबंदी करने लगा। अध्यापक की शाबाशी मिली तो लेखक के मन में स्वयं कविता रस लेने का आत्मविश्वास पैदा हो गया। प्रश्न 3, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। वे कविता ताल, छंद, गति, यति के साथ गाते, फिर अभिनय करके उसका भाव बताते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुना कर दिखाते। नई पुरानी मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी कोई कविता सुना देते थे। बीच में अनेक कवियों के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना ध्यान ही नहीं रहता। लेखक का सारा ध्यान अध्यापक के हाव भाव, गति, ध्वनि, ताल के रसपान में रहता। अध्यापक से प्रभावित होकर लेखक ने भी उन्हीं की भांति कविता गायन और अभिनय करना शुरू किया। श्री सौंदलगेकर ने इसमें लेखक को प्रोत्साहित किया और छंद, लय, अलंकार, भाषा शैली और शुद्ध लेखन के बारे में समझाया। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की इन्हीं विशेषताओं ने लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगाई। प्रश्न 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उत्तर, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर अर्थात पशु चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी से बोलते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। कविता के प्रति लगाव होने के बाद अकेले रहना अच्छा लगने लगा। अकेले में कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकती थी। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकता था। मन प्रसन्न होने पर नाचा भी जा सकता था। अब लेखक को अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। प्रश्न 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता राव जी का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता राव जी का रवैया सही था।
लेखक के अनुसार पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएगी या कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ताजी राव भी लेखक को पाठशाला भेजने पर जोर देते हैं। वे स्वयं लेखक की फीस भरकर पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पढ़ लिख कर व्यक्ति का विकास होता है, उसमें स्थितियों को समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी प्रकार की जानकारियाँ रखता है, इसलिए वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। पढ़ाई लिखाई व्यक्ति की प्रतिभाओं को उजागर करती है। प्रश्न 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। उत्तर, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ उनके घर गए। दत्ताजी राव से उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे पिता से हमारे आने का सही कारण न बताकर यह झूठ कह दें कि केवल माँ साग भाजी देने आई थी। अगर उन्होंने इस झूठ का सहारा न लिया होता तो वास्तविक बात को जानकर लेखक के पिता अत्यधिक क्रोधित होते। वे अपनी शिकायत दत्ताजी राव से करने पर लेखक और माँ को निश्चित ही दंडित करते, उन पर कठोर पाबंदी लगा देते। ऐसी स्थिति में लेखक न तो पाठशाला जा पाता और न कवि बन पाता। उन्होंने झूठ का सहारा अच्छे कार्य के लिए लिया था।